हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास की कल बात हो रही थी और हमने देखा था प्राग ऐतिहासिक काल। प्राचीन काल में प्राग ऐतिहासिक काल को हमने देखा था, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल हुआ था। और पूरा पाषाण काल को भी 3 चरणों में बांटा गया था। सारे हमने चरण पढ़े थे। तो अगर हम पूरा पाषाण काल की ओवरव्यू करें पिछले लेसन का, तो हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल जो था उसमें लोग आखेटक की भांति रहते थे। लोग शिकार करते थे, शिकार करते करते बहुत दूर निकल जाया करते थे। तो मतलब पूरा पाषाण काल में क्या होता है कि लोग आखेटक की भांति रहते हैं। जब शिकार करने के लिए दूर दूर जाते हैं, लोग जंगलों में निवास करते हैं, गुफाओं में निवास करते हैं, पत्थरों के आवास बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमें गुफाएं भी देखने को मिली, मानव निर्मित। और अगर हम मध्य पाषाण काल की ओर आते हैं, तो मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं कि मनुष्य जो था वो आखेटक के साथ साथ पशुपालन भी करने लगा था। और इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण हमने देखा था आदमगढ़, जहाँ पर मनुष्य सबसे पहले कुत्ता को पालना शुरू किया, डॉग, है ना। तो हमने देखा कि मनुष्य आखेटक से पशुपालन की ओर बढ़ा। लोग नदी के किनारे आवास बनाने लगे, जंगलों में रहने से हट करके अब नदियों के किनारे आवास बनाने लगे। तो आवास में भी परिवर्तन होने लगा। और फिर हम देखते हैं, जब नव पाषाण काल की ओर आते हैं, तो हमने देखा कि मनुष्य कृषि की ओर बढ़ रहा था, कृषि करना शुरू कर दिया था। और पहिए का भी आविष्कार हो चुका था। और लोग जो कि अस्थायी निवास में रहने लगे थे। कुछ गर्त आवास भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे बुर्ज होम जैसे स्थान, जो कि जहाँ पर मिला गर्त आवास भी मिला। तो इससे साक्ष्य से ये पता चलता है कि लोग जो है गर्त निवास भी बनाते थे, गड्ढों में मतलब ज़मीन के अंदर रहते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा था कल पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल हमने विस्तार से चर्चा करी थी। और अगर हम थोड़ा सा आगे आएँ पाषाण काल से, तो पाषाण काल में कुछ अवस्थाएं आती हैं। जैसे पत्थर के साथ साथ जब मनुष्य तांबे का प्रयोग करना शुरू किया, ताम्र पाषाणकालीन अवस्था आती है। तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि तब तांबे के धातु की खोज हो चुकी थी। मनुष्य जो निवास थे उसके, वो कच्चे और पक्के निवास भी मिलते हैं, यानी कि कच्ची ईंटों के लोग आवास बनाने लगे थे। और तांबे का प्रयोग हो चुका था। ताम्र मतलब पत्थरों के साथ साथ कई धातुओं का, जब तांबे का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे कई धातुओं का आविष्कार होता गया। क्रमिक रूप से लोग औजार, पहले तांबे का औजार बनाते थे। और फिर तांबे के साथ साथ उसमें टिन मिलाने लगे। और टिन के साथ साथ जैसे ही कांसा बोला जाता है, तांबे और टिन को मिला देने से कांसा बनता है। तो कहने का मतलब है कि तांबे के साथ साथ धीरे धीरे आगे कांसे का प्रयोग होने लगा। और इसका जो बहुत बेहतरीन उदाहरण है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो कहने का मतलब है कि जब कोई क्रांति होगी, जब धातुएं बदलेंगी, जाहिर सी बात है उस समय धातुओं की खोज एक प्रकार से समाज में क्रांति लाती थी। क्योंकि उस समय पर्याय सबसे ज़्यादा हथियारों का था। और हथियारों में सबसे पहले पत्थर का प्रयोग करते थे। पत्थर से जब धातु की ओर आए तो जाहिर सी बात है क्रांति हो जाएगी, यानी कि पत्थरों के तांबे की धातु से। फिर तांबे से जब कांस्य की ओर बढ़ते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता की शुरुआत होती है। वहाँ भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण की उस समय जो है निवास टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई थी। बहुत अच्छे अच्छे निवास जो कि देखने को मिलते हैं। और उसके आगे आते हैं, जब आर्यों का आगमन होता है, आर्यों का आगमन होता है तो धीरे धीरे वेदों का जब लोगों को ज्ञान होता है, तो वेदों का ज्ञान होने के साथ साथ लोगों को एक जो धातु उसका भी आविष्कार हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ। हम वेदों के अध्ययन करने से भी हम पाते हैं कि अथर्ववेद और ऋग्वेद, जैसे ऋग्वेद में आयस का प्रयोग किया गया, आयस शब्द का। और जो अथर्ववेद था उसमें लौह आयस का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से पता चलता है कि धीरे धीरे लोगों को ज्ञान भी हो रहा था और धातुओं का भी ज्ञान हो रहा था।
वैदिक ज्ञान भी हो रहा था, तो इस काल को वैदिक काल कहते हैं। और इसमें लोग पक्के मकानों में रहने लगे थे, पक्की ईंटों का ज्ञान हो गया था। तो इस प्रकार से हम प्रागैतिहासिक काल को पूरा विस्तृत अध्ययन करते हैं। हमने जो कि देखा था, कुछ स्थल भी हमने देखा था। कल जो हमने पिछला सेशन देखा था उसमें हमने देखा था हथनौरा, आदमगढ़, अतिरमपक्कम, पल्लवरम जैसे स्थानों की हमने चर्चा करी थी। हमने देखा था कि हथनौरा में मानव खोपड़ी के जीवाश्म पाए गए पहली बार। उससे पहले पूरा पाषाण काल में जब लोग आखेटक की भांति रहते थे, तो वहाँ पर मतलब कहने का मतलब है वहाँ पर शारीरिक जीवाश्म नहीं पाए गए। इसके बाद जब लोग नदी के किनारे, या कहने का मतलब है धीरे धीरे अस्थायी होने लगे, तो सबसे पहला उदाहरण मिलता है हथनौरा में, जहाँ पर मानव कंकाल पाया गया, मानव खोपड़ी पाई गई। और फिर हम भीमबेटका नामक स्थान पर देखते हैं कि लोगों के जो गुफाओं के आवास बनाया करते थे, तो उसका उदाहरण हमको देखने को मिला। वहाँ लोग गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में चित्रकारी करते थे। तो इस प्रकार से शैलाश्रय आवास भी देखने को मिलता है एमपी में आदमगढ़ एक स्थान है, जो कि जहाँ पर शिल्प उपकरण भी देखने को मिले। आदमगढ़ वैसे भी प्रमुख स्थान है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वहाँ पर आदमगढ़ में जो है पशुपालन का भी खोज किया रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और लोहदा नाला जो कि देखा गया, लोहदा नाला एक यूपी में पड़ता है, जो कि देखा गया कि वहाँ पर अस्थि निर्मित मूर्ति जो कि पाई गई, स्त्री की मूर्ति, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर मातृ देवी की लोग पूजा करते थे। यानी कि कहने का मतलब है मातृशक्ति, उस पीरियड में मातृशक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण है, मातृशक्ति का बोलबाला था। तो पल्लवरम जैसे स्थान जहाँ पर हस्त कुठार पाए गए, हाथ की कुल्हाड़ी, जिससे पता चलता है उस समय जो औजार थे काफ़ी डेवलप हो चुके थे। तांबे की भी कुल्हाड़ी पाई गई है ना। तो अतिरमपक्कम, पल्लवरम जो कि मद्रास में है, और मद्रास अतिरमपक्कम में भी हस्त कुठार, क्लीवर और फलक जैसे हथियार पाए गए। तो ये सब निवासा है। बागौर, सरायगढ़, मदहा जो कि हमने देखा था कल, बागौर जो कि मध्य पाषाण कालीन बहुत बड़ा स्थल है राजस्थान में। हमने देखा था यूपी में जो कि सरायनाहर स्थान है, जहाँ पर अगर सरायनाहर की बात करें तो हम पाते हैं कि सरायनाहर में जो मृतक संस्कार विधि का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि जो इंसान उस समय दफनाया जाता था वो पूरब से पश्चिम की ओर देखने को मिला। जैसे कहीं कहीं महाराष्ट्र वगैरह में हम देखते हैं कि वहाँ पर घड़े में रख करके जो है क्या किया जाता, दफनाया जाता था। और हम गुजरात में पाते हैं कि वहाँ पर उत्तर और दक्षिण में दफनाया जाता था इंसानों को। और जब हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो दक्षिण की ओर हम देखते हैं कि मृतक को पूर्व पश्चिम की दिशाओं में दफनाया जाता था। तो इस प्रकार सरायनाहर जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ पर भी पूर्व पश्चिम में देखने को मिला। एक उदाहरण वहाँ पर ये भी देखने को मिला कि एक कब्र है, एक कब्र में 3 नरकंकाल एक साथ देखने को मिले। तो इस प्रकार से वहाँ की मृतक संस्कार विधि का भी ज्ञान होता है कि उस समय इंसान जो है नरकंकाल कैसे दफनाया जाता था, एक साथ में 3-3 लोगों को दफनाया जाता था। और मादाहा जो कि स्थान है यूपी में, वहाँ पर भी स्त्री और पुरुष का नरकंकाल पाए गए एक ही कब्र में। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्थल भी हैं जो अक्सर आया करते हैं एग्ज़ाम में। तो हमने पाषाण काल देखा था, हमने कुछ स्थल देखे थे। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसी प्रकार से इतिहास का क्रमिक अध्ययन करते हुए थोड़ा सा हम ताम्र पाषाण कालीन युग की बात कर लेते हैं। तो ताम्र पाषाण युग की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि जो तांबे का जो पहला प्रयोग हुआ, वो देखने में को मिला कि 5000 ईसा पूर्व अतिरमपक्कम में तांबे की कुल्हाड़ी पाए जाने से ये साक्ष्य मिला कि 5000 ईसा पूर्व में लगभग मानव ने तांबे की खोज कर ली थी और उसका प्रयोग शुरू हो गया था। अगर हम ग्रामीण सभ्यता की बात करें ताम्रपाषाण युग में, तो ताम्रपाषाण युग के लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय कहने का मतलब है लिखने की कला का ज्ञान नहीं हुआ था उन लोगों को, वो लिखने की कला का ज्ञान नहीं था। और उस समय पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करते थे। अगली जैसे थोड़ा सा कांस्य युगीन आने पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा विकास हो जाता है, ग्रामीण से नगरीकरण हो जाता है।
कांस्य युगीन सभ्यता में। लेकिन अगर ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता की बात करें तो उस समय ग्रामीण सभ्यता ही थी, ग्रामीण सभ्यता थी। लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लोग नगरों में नहीं रहते थे, लोगों के कच्चे मकान थे, है ना, वहाँ पर पक्की ईंटों का ज्ञान नहीं था उन्हें। लेकिन कुछ स्थल मिलते हैं, हालांकि हम देखते हैं कुछ स्थल जो कि मिलते हैं। अगर हम देखें ताम्रपाषाण युग की जारवे संस्कृत की बात करें तो जारवे संस्कृत में ये देखने को मिलता है कि पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। वहाँ पर कुछ ऐसे शहर भी थे, कुछ ऐसे नगर भी थे जहाँ पर नगर, कुछ ऐसे मतलब इनाम गांव, दैमाबाद जैसे जो शहर थे उसमें नगरीकरण मतलब पूर्ण रूप से शुरुआत हो चुकी थी। तो नगरीकरण की शुरुआत हो चुकी थी जारवे संस्कृत में। कुछ स्थल भी हैं ताम्रपाषाण कालीन जो कि प्रमुख हैं। अगर हम देखें जैसे कि एमपी में नौदा टोली पड़ता है, नौदा टोली एक स्थान है जहाँ पर नौदा टोली में ये मिलता है कि उस समय जो मृदभांड यूज करते थे वो काले मृदभांड और लाल मृदभांड, उस पर चित्रकारी होती थी, बहुत अच्छे से चित्रकारी होती थी। तो जो लाल और काले मृदभांड पाए गए, चित्रित मृदभांड पाए गए ताम्रपाषाण युग में, तो उस प्रकार से ये मतलब अनुमान लगाया जाता है, मृदभांड देख करके अनुमान लगाया जाता है। लोगों को चित्रों का ज्ञान था, लोगों को मूर्तियों का ज्ञान था, मूर्तियां बनाने का भी ज्ञान था। इनाम गांव और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैमाबाद। तो दैमाबाद में नगरीकरण के साथ साथ भी हमने देखा कि वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी पाई गई जो कि तांबे की बनी हुई थी। जैसे अगर हम देखें चार प्रमुख जो कि वस्तुएं हैं दैमाबाद में, जो कि एक रथ चलाता हुआ मनुष्य, और गैंडे, हाथी और षाढ़, इन सब जानवरों के तांबे की मूर्तियाँ मिली। तो इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है कि उस तांबे का प्रमुख रूप से प्रयोग होना शुरू हो गया था। लोग तांबे की मूर्तियां भी बनाने लगे थे, लोग औजार भी तांबे का प्रयोग करने लगे थे। लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव में कुछ ऐसे स्थल भी मिले जो कि गड्ढे नुमा मिले, गोल गड्ढे नुमा जो कि उदाहरण मिले, कुछ निवास मिले, कुछ जो है कच्ची ईंटों से भी बने मिले। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे नगरीकरण प्रारंभ हो गया था और खोज पर खोज हो रही थी। उस प्रकार से जब एक धातु की खोज हुई तो फिर उसको और प्रचुर बनाने के लिए दूसरी धातु की खोज प्रारंभ हो चुकी थी। धीरे धीरे लोगों ने टिन की खोज करी और टिन की खोज करने से बहुत बड़ी क्रांति आई। क्रांति ये आई कि तांबे के जो औजार होते थे वो थोड़ा कठोर होते थे, टूट जाया करते थे, तो उसमें टिन मिला करके औजारों को लचीला बनाना प्रारंभ कर दिया। कहने का मतलब है कि तांबे से फिर आगे आते हैं तो कांस्य युगीन सभ्यता प्रारंभ हो जाती है। औजार भी बेहतरीन बनने लगे, मूर्तियां बेहतरीन बनने लगी, सारे कांसे का प्रयोग प्रचुर रूप से होने लगा तांबे में टीन मिला करके। तो और भी जब कहते हैं कि जब डेवलपमेंट ज़्यादा होता है तो नगरीकरण बढ़ता है, नगरीकरण बढ़ेगा, लोगों के पास आमदनी बढ़ेगी। तो आमदनी बढ़ने के साथ साथ कहने का मतलब है कि लोगों में सभ्यता बढ़ेगी। तो सभ्यता भी हमको देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बेहतरीन आवास मिले हमको टेक्नोलॉजी पर आधारित कि कैसे वहाँ पर नालियाँ बनाई जाती थी, कैसे घर बनाए जाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं कांस्य युगीन सभ्यता में। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कांस्य युगीन सभ्यता के ज्यों ही आगे आएंगे, यानी कि तब तक कहने का मतलब है कि जब हम तांबे के काल में देखते हैं, ताम्र युगीन सभ्यता में लोगों को ज्ञान नहीं था, लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। कांस्य युगीन में जब बढ़ते हैं कांस्य युगीन से फिर लौह युगीन में, तब तक बेहतरीन रूप से ज्ञान हो चुका था। लोगों को संस्कृत का विशेष रूप से ज्ञान था। उस समय कई वेदों का आविष्कार हुआ और वेदों में जैसे कि वैदिक काल की शुरुआत हुई, लौह युग की शुरुआत हुई, लौह युगीन सभ्यता की शुरुआत में वैदिक काल का आरंभ हो जाता है। हम देखते हैं कई वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और कुछ अध्ययन करने से, वेदों के अध्ययन के करने से ये भी पता चलता है कि जो ऋग्वेद था, जो कि सबसे पुराना वेद है, तो ऋग्वेद में कुछ शब्द प्रयोग किया गया, जैसे कि अयस हम देखते हैं। एक शब्द है अयस, क्या है? अयस।
ये शब्द ऋग्वेद में प्रयोग किया जाने ऋग्वेद में प्रचुर रूप से देखा गया। और एक शब्द है लौह अयस, एक शब्द है लौह अयस, ये हम अथर्ववेद में पाते हैं। तो अयस और लौह अयस, अयस जो कि अथर्ववेद ऋग्वेद में हमें मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि वैदिक काल में जो है लोहे का प्रचुर रूप से प्रयोग हो रहा था, लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया था। और वैदिक काल की शुरुआत आर्यों के आगमन के साथ साथ शुरू होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लौह युगीन काल था, लौह युगीन सभ्यता थी, वो आर्यों के आगमन के साथ साथ प्रारंभ होती है। और उस समय जो हमारे इतिहासकार बताते हैं, कुछ इतिहासकार हमारे बताते हैं, जैसे कि व्हीलर ने बताया, इतिहासकार व्हीलर थे, उन्होंने बताया कि हमारे जो भारत में, कहने का मतलब है 1200 ईस्वी में, लगभग 1200 ईस्वी में फ़िलिस्तीन, ईरान, तुर्की, सीरिया, है ना, इन सब में लोहे का प्रयोग हो चुका था। लेकिन जब हम 1000 ईसा पूर्व में आते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में आर्यों का आगमन हो गया और उसके साथ साथ लोहे का आविष्कार हो चुका था। तो जो व्हीलर थे उन्होंने बताया कि 1000 ईसा पूर्व में सबसे पहले जो सर्वप्रथम हमारे देश में जो लोहे का प्रयोग हुआ वो ईरान के हखामनी शासकों द्वारा प्रयोग किया गया। तो ईरान के हखामनी शासकों द्वारा सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग किया गया। और ये भी निष्कर्ष, अगर हम इन बातों से निष्कर्ष निकालें तो हम पाएंगे कि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही लगभग भारतीयों को जो है लोहे का ज्ञान पूर्ण रूप से हो गया था, है ना। कुछ मृदभांड भी मिलते हैं, कुछ चित्रित मृदभांड भी मिलते हैं लौह युगीन कालीन सभ्यता में। तो हम बहुत सारी चीज़ें आज विस्तार से हमने देखा। हमने देखा कि नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण में काल में लोग कैसे थे और फिर उनका लोगों का में कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे धातुओं की खोज हुई। हमने देखा कि तांबे की खोज हुई, तांबे के साथ साथ तांबे के और आगे बढ़ते हैं तो कांसे का प्रयोग हो चुका था, यानी कि टिन की खोज हुई और फिर टिन की खोज होने के बाद लोहे की प्रयोग हुई। तो इस प्रकार से लौह युगीन सभ्यता आई। तो इस प्रकार से हम बारी बारी से सारे जो कि बेहतरीन उदाहरण, बेहतरीन स्थल भी देखते हैं कि बहुत सारे स्थल नवपाषाण, मध्य पाषाण कालीन जो हमेशा एग्ज़ाम में जो कि हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो बेस्ट जो कि उदाहरण है हमने देखा था हथनौरा, भीमबेटका, आदमगढ़ और पल्लवरम, अतिरम पक्कम, निवासा, बागौर, सराय नाहर, मदह, है ना। तो इस प्रकार से ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता की हमने चर्चा करी। और आगे फिर आएंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे बहुत ही विस्तार से, कहाँ कहाँ स्थल हैं, कौन कौन से जो कांस्य युगीन सभ्यता आई उसमें क्या बदलाव हुआ, लोगों में क्या बदलाव हुआ, कैसे कैसे आवास बनने लगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती रही हैं। तो साथियों हम अगले सेशन में मिलते हैं जल्दी ही और बेहतरीन एपिसोड के साथ में।